ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक सेवा विस्तार मिल चुका है। हालांकि संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि क्या बाकी अधिकारी योग्य नहीं हैं? क्या ईडी में बस एक ही योग्य अफसर है? जस्टिस गवाई ने कहा कि अगर कल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा तो क्या कोर्ट बंद हो जाएगा? फिर नागालैंड पुलिस ने अपने एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। उस पर नागालैंड पुलिस के शस्त्रागार से हथियार और गोला बारूद चुराकर मणिपुर के अतिवादियों को देने का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है कि किस तरह ये हथियार चुराए गए हैं, मणिपुर तक पहुंचाए गए हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। ये शख्स नागालैंड पुलिस में इंस्पेक्टर है और फिलहाल पुलिस जांच के घेरे में है। पुलिस मानती है कि इसने सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से गोला बारूद चुराए और मणिपुर के उग्रवादी समूहों को बेचे। पुलिस सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि हथियार चोरी कर बेचने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें ये इंस्पेक्टर, 4 आम नागरिक और एक स्थानीय हथियार तस्कर शामिल है। जो 4 आम नागरिक गिरफ्तार हुए उनमें से 2 मणिपुर के हैं। इन सभी पर आरोप है कि इंसास ऑटोमेटिक राइफल और सेल्फ लोडिंग राइफल यानी एसएलआर में इस्तेमाल होने वाली हजारों राउंड गोलियां इन्होंने चोरी कर बेची। ये गोली बारूद चूमोकेडिया के सेंट्रल आर्मरी स्टोर से चोरी किया जा रहा था। गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर का नाम माइकल यान्थन है और उग्रवादी गुटों ने उसे गोली बारूद के लिए 4.25 लाख रुपए दिए थे। जो इंस्पेक्टर स्टोर का इंचार्ज था, उसने व्यक्तिगत स्तर पर हथियार और गोला बारूद चुराए और इस मामले में किसी और की साजिश नहीं पाई गई है। पुलिस ने करीबी से निगरानी करते हुए पैसे का लेन देन स्थापित किया। यह हथियार मणिपुर के लोगों को बेचने के लिए चोरी किए गए। नागालैंड पुलिस को सूत्रों के मुताबिक एक खबर मिली और 9 जुलाई को एक ऑपरेशन शुरू किया गया और 10 जुलाई को नागालैंड पुलिस ने एक गाड़ी से, जिसका नंबर प्लेट असम का था, उससे 2500 लाइव एमुनेशन बरामद किए। 3 बोरों में भर्ती करके लेके जा रहे थे। 2 लोग थे उस गाड़ी में, उनको हिरासत में लिया और इसके बाद नागालैंड पुलिस को पता चला कि एक औरत भी इसमें शामिल है। उस औरत को हिरासत में लेने के बाद उस औरत से जो खबर नागालैंड पुलिस को मिली, उसके तहत एक उग्रवादी संगठन जिसके साथ अभी शांति प्रक्रिया चल रही है, उसके एक नेता को पकड़ा गया। उससे खबर मिली और एक आर्म्स डीलर की, और वही आर्म्स डीलर से जो इनपुट नागालैंड पुलिस को मिला, उससे उसने अपने ही इंस्पेक्टर जो कि पुलिस आर्मरी में पोस्टेड था, उसको पकड़ा। और नागालैंड पुलिस का ये दावा है कि उसने ही ये जो चोरी पुलिस आर्मरी से की है। ऐसा पहली बार नहीं है कि हथियारों की इस तरह सरकारी शस्त्रागार यानी आर्मरी से चोरी हुई हो। 10 साल पहले एनडीटीवी ने अपनी एक जांच में बताया था कि कैसे नागालैंड के कई इलाके, खासकर दीमापुर, हथियारों की अवैध खरीद फरोख्त के केंद्र बन गए हैं और ये हथियार पूरे उत्तर पूर्व में सप्लाई किए जा रहे थे। हथियारों की चोरी को देखते हुए मणिपुर के सभी शस्त्रागारों पर छापे मारे जा रहे हैं। इन शस्त्रागारों से सुरक्षा बलों को हथियार दिए जाते हैं ताकि वो उग्रवादियों का मुकाबला कर सकें। लेकिन बीते 70 दिनों से जिस तरह उग्रवादी मणिपुर में सुरक्षा बलों से भिड़े हुए हैं, उससे साफ लगता है कि उन्हें हथियारों की सप्लाई काफी ज्यादा हुई है, जिसमें सरकारी शस्त्रागार के हथियार भी शामिल हो सकते हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज के वॉशरूम में कैमरा लगाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में कॉलेज ने 3 लड़कियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी और दक्षिणपंथी संगठन कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर उडुपी के कॉलेज पहुंची मामले की जानकारी लेने। और ठीक इसी वक्त बेंगलुरु और उडुपी में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। This case should be handed over
तो सीबीआई हम इस मामले की सीबीआई या एनआईए जांच चाहते हैं ताकि न्याय हो सके। दे हैव बीन ट्राइंग टू वी कांट गेट एनी जस्टिस फ्रॉम दिस पीपल। मामला उडुपी के एक पारा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। 3 छात्राओं ने कॉलेज के महिला शौचालय में मोबाइल फोन कैमरा फिक्स किया। एक दूसरी छात्रा ने देखा, कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने वीडियो डिलीट किया। तीनों छात्राओं को सस्पेंड किया। जिस छात्रा ने आपत्ति की थी उसने पुलिस में मामला दर्ज करवाने से मना किया। एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने ट्वीट किया कि 3 मुस्लिम छात्राओं ने शौचालय में वीडियो कैमरा लगाया और वीडियो सर्कुलेट किया, लेकिन पुलिस के मुताबिक वीडियो सर्कुलेट नहीं हुआ है। ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से कई सारे वीडियो शूट किए गए और फिर उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। हमारी अब तक जांच के मुताबिक इन दावों में सच्चाई नहीं है। हम भी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ पुरानी घटनाओं के वीडियो को गलत तरीके से एडिट कर इस केस से जोड़कर सर्कुलेट किया जा रहा है। See, these are all, college issues. The principal is there. ये एक कॉलेज का मामला है। कॉलेज प्रशासन को हैंडल करने देना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए ही नियम बने हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है। Leave it to the principal. They will handle it. Why BJP wants to make it a political issue out of it? पुलिस ने हंगामा खड़ा होते देख अब सुओ मोटो 2 मामले दर्ज किए हैं। एक तीनों लड़कियों के खिलाफ और दूसरा कॉलेज के खिलाफ। मामला तूल पकड़ रहा है। मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, ये बात की बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शौचालय में मोबाइल कैमरा लगाया ही क्यों गया। तीनों ही लड़कियों ने बेहद शर्मनाक हरकत की है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेल में इंटेलिजेंस इनपुट के बाद खुदाई की गई। तिहाड़ जेल में कई जगह 2 से 3 फीट खुदाई करने के बाद मोबाइल फोन्स मिले हैं, डेटा केबल मिली है, चाकू बरामद किए गए हैं। वहीं मंडोली जेल में भी खुदाई में 3 मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड्स और सिगरेट जैसी चीजें बरामद की गई हैं और ऐसा पहली बार नहीं है जब जेलों से इस तरह का सामान बरामद किया गया हो। इधर दिल्ली में उन कोचिंग संस्थानों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। दरअसल ऐसे संस्थानों को बंद करने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है। अदालत ने 30 दिनों के अंदर कार्रवाई करके स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। तस्वीरें 15 जून की है जब उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई जिसमें 69 छात्र घायल हुए। हाई कोर्ट ने इस घटना पर खुद ही संज्ञान लिया और अपने फैसले में कहा कि एमसीडी को उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ऐसे देखना चाहिए। अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने कहा क्यों है, टू द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। यदि लाइफ ही सिक्योर नहीं है तो आप पढ़ के कर क्या लोगे। अभी आग लगी थी तो वो बच्चों का कूदना और कुछ बच्चे जो नहीं कूद पाते थे उनका क्या होता अगर कोई नहीं कूद पाता तो ऑफ कोर्स। और छोटी सी आग लगी थी, अगर यही चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती तो फिर क्या मतलब होता उसका। हालांकि कई छात्र कोचिंग बंद होने की आशंका से डरे हुए हैं और उनको लगता है कि इससे उनकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अगर कोचिंग बंद होती है तो उसमें स्टूडेंट्स का नुकसान भी है क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी है उनके सबके अक्टूबर तक पेपर है। तो अगर कोचिंग बंद होती है तो इससे स्टूडेंट्स का लॉस है कुछ कि अगर ये कोचिंग संस्थाएं बंद हो जाती हैं तो आखिर यूपीएससी की तैयारी बच्चों को ऑनलाइन करना पड़ेगा और ऑनलाइन में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। जब टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है तो पढ़ाई में वो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं पाता है। 15 जून की घटना के बाद कुछ कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा को लेकर बदलाव दिखने लगा है। इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण लगाए गए हैं, साथ ही अलार्म बेल भी है। बिल्कुल चेंजेस तो आए हैं लोगों के पास, जिनके पास प्रिकॉशंस नहीं थे उन्होंने काफी प्रिकॉशंस किए हैं। सिलेंडर्स वगैरह सबने अरेंज करा दिए, अभी एंट्री और एग्जिट गेट उन्होंने लगवा दिया है अपना, और बाकी रस्सी वस्सी या फिर इमरजेंसी चीजें उनको जो चाहिए होती है वो पहले से उन्होंने ला करके रख दी है। इस पे तो प्रशासन काफी एक्टिव रहा
पुलिस भी एक्टिव रही, उन लोगों ने कई मीटिंग्स भी बुलाई और कई दिशा निर्देश भी दिए, गाइडलाइंस भी दी। हम लोगों से एक वो भी लिया गया, एफिडेविट टाइप की चीज़ भी ली गई कि भाई कौन कौन से नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो देखिए फायर सेफ्टी के ऑलरेडी नॉर्म्स फॉलो कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में बताया कि कुल 587 कोचिंग संस्थानों में से सिर्फ 67 के पास फायर एनओसी है। वहीं दिल्ली फायर विभाग ने भी 441 कोचिंग सेंटरों का सर्वेक्षण किया और पाया कि इन संस्थानों में फायर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद सवाल है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दिया जाएगा जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, या कोई अन्य विकल्प निकाला जाएगा। मैं अश्विनी कुमार सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जिंदगी थम सी गई है। यहां पहले से ही बाढ़ जैसे हालात हैं और अब मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन भी भारी बारिश की आशंका है। पिछले दिनों तेलंगाना के अलग अलग इलाकों में कुछ लोग फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। मुलुगु झरने के पास फंसे 80 से ज्यादा पर्यटकों को बचाया गया। उधर वारंगल के मोरंचापल्ली गांव में करीब 700 ग्रामीण फंसे हुए हैं। इन्हें जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़ना पड़ा है। यहां से अब तक 300 लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स भी भेजे गए हैं। तेलंगाना में भारी बारिश की मार है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ऐसी बारिश कभी नहीं हुई। मंत्री, पुलिस और अन्य अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो। बीते 3 दिन से लगातार हो रही बेपनाह बारिश की वजह से तेलंगाना के कई जिले बाढ़ में डूबे हैं। नदियां उफान पर हैं और सड़कें नजर नहीं आ रही। जयशंकर भूपालपल्ली में चितियाला और मुलुगु के वेंकटपुरम में बीते 24 घंटे में 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई और तबाही मच गई। सड़क पर गाड़ियां फंसी रहीं। ये तस्वीर एक ट्रक के भीतर की है। यहां यात्रियों को एक बस द्वारा निकाला जा रहा है। मुलुगु के मध्यालाधारा जलप्रपात तक ट्रैकिंग कर रहे कम से कम 85 सैलानी भी जंगल में फंस गए और उनके बचाव के लिए रातों रात एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। कृपया अभी गोदावरी नदी के पास बिना काम के ना जाएं। हम लोगों से अर्ज करते हैं कि वह सहयोग दें ताकि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना या असुविधा ना हो। वारंगल का मोरांचापल्ली गांव डूब गया। लोग सुरक्षित रहने के लिए ऊंची इमारतों पर चले गए। हालांकि 3 लोग फिर भी बह गए। 300 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। నిన్న రాత్రి 2 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్యలో దాదాపు 600 लोगों को घर जैसा सुरक्षित महसूस करवाने के लिए रिलीफ कैंप है। क्योंकि वो 2 बजे से गीले हैं तो उनके लिए सूखे कपड़े हैं। मेडिकल कैंप के साथ साथ और अन्य सुविधाएं भी हैं। అలుగులు పడటం, చెరువులు తెగిపోవడం ద్వారా వరద నీరు వచ్చి ముగ్గురు కొట్టుకొని పోవడం జరిగింది। सीताम्मा और उनकी बेटी एक समूह में थे जो तेज बहाव वाले पानी से निकलने की कोशिश कर रहा था। दोनों को तेज लहरों ने खींच लिया। किसी तरह बेटी को बचा लिया गया। पेडापल्ली में 10 मजदूर फंसे हुए थे। शुक्र है कि बचाव टीम उन तक समय रहते पहुंच गई। भद्राचलम में गोदावरी का पानी तीसरी चेतावनी के स्तर को पार करता दिख रहा था। शुक्रवार को और बारिश का अनुमान है, इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो घर पर रहें। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हैदराबाद लगातार बारिश की मार झेल रहा है और हुसैन सागर, हिमायत सागर, उस्मान सागर सब लबालब है। यही हाल मूसी का है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव हुआ।
तस्वीरें आपको दिखाएंगे मुंबई और ठाणे की, जहां पर कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। हालात को देखते हुए ठाणे में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुंबई के दहिसर में पानी भरने से लंबा जाम देखने को मिला। आप देख सकते हैं जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत के इस कदम से अमेरिका में अफरा तफरी मच गई है। अमेरिका में अब एक परिवार चावल का एक से ज्यादा पैकेट नहीं ले सकता। माने या ना माने, लेकिन वाकई चावल को लेकर भगदड़ मची हुई है। विकसित देशों की दुनिया से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो रोक लगाई है, उसका वहां क्या असर हुआ है। हालांकि इस निर्यात पाबंदी का मकसद घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और चावल के दाम नियंत्रित करना है। मैं करीब 10 से ज्यादा दुकानों में गई, वो भी चावल का बस एक बैग खरीदने। सुबह मैंने 9 बजे दुकानों में जाना शुरू किया और अब जब 4 बज गए हैं तो मुझे बस एक चावल का बैग मिला, वो भी तिगुने दाम में। Bag with triple price, $34. Used to be only 17 or 18. जानकार मानते हैं कि चावल एशिया और अफ्रीका में करोड़ों लोगों की खुराक का अहम हिस्सा है और इसकी कीमतों में उछाल से महंगाई दर का दबाव बढ़ेगा और खरीदारों का आयात बिल बड़ा होगा। अल नीनो और फर्टिलाइजर्स के दामों में उछाल आने से चावल के दाम बढ़ गए हैं। इसका असर पूरे एशिया में 3 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। इससे खाने के दाम भी बढ़ेंगे और ये लोग एक बेहतर डाइट के लिए चावल पर ही निर्भर हैं। असर इसका अमेरिका पर भी है। वहाँ कई दुकानों ने हालात पर काबू पाने के लिए प्रति परिवार एक बैग का नोटिस लगा दिया है। जमाखोरी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। याद करें कि IMF ने कहा है कि वो भारत को चावल की इस किस्म के निर्यात पर पाबंदी हटाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका दुनिया भर की महंगाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।